देखो, आज हम करेंगे कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी रही। ठीक है, ये मेंस का टॉपिक है। एंशियंट का जो ये टॉपिक है ये मेंस से पूछा जाता है और प्रीलिम्स में एक आध फैक्ट पूछे जाते हैं इससे। तो महिलाओं की स्थिति कैसे कैसे एक एक काल से परिवर्तित होती गई और कैसे उनकी स्थिति में ह्रास हमें दिखाई दिया। ठीक है, तो प्राचीन काल का यानी हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से और महिलाओं के प्रत्येक काल में स्थिति का आकलन करते हुए हम उत्तर गुप्त काल तक देखेंगे कि कैसे कैसे स्थितियों में परिवर्तन हुआ, किस काल में स्थितियां बहुत नीचे हो गई और किस काल में थोड़ी सी स्थितियां फिर से वापस सही होती दिखाई दी। ठीक है, शुरू करें। तो टॉपिक है प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। तो ये बताओ, पहला कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति में क्या, मतलब समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो ये पूरा एजम्पशन के ऊपर आधारित है कि नहीं? अज्यूम करेंगे। चलो अभी आगे दूसरा। इसके बाद वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हुआ और क्या ह्रास हुआ। वैदिक काल को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला, ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति और लेटर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। ये बात समझे? इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद काल आएगा। जनपद के बाद महाजनपद। महाजनपद बोलो या महाभारत का काल बोलो। महाजनपद काल या महाभारत काल। इस समय महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ या निरंतर इनमें ह्रास दिखाई दिया? नेक्स्ट हम देखेंगे। इसके बाद कौन सा काल आएगा? रहने दो। इसके बाद महाजनपद काल में महाभारत के अलावा ये टाइम पीरियड कौन सा है? ये टाइम पीरियड कौन सा है? इसके बाद कौन सा टाइम पीरियड आएगा? हाँ, तो 600 बीसी से कब तक? कब तक? जल्दी बताओ। मौर्य काल की स्थापना कब हुई? मतलब छोड़ दो तैयारी वैयारी यार, तुम लोग तैयारी भी छोड़ दो, तुम लोग के बस की बात लग नहीं रही है और खासकर रिजल्ट ने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसी काल में तो क्या बौद्ध धर्म भी है ना, तो महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसमें क्या क्या चर्चा मिली, बौद्ध धर्म महिलाओं के बारे में क्या कह रहा है और जैन धर्म महिलाओं के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, इसके बाद हम मौर्य काल के बारे में देखेंगे कि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। फिर पोस्ट मौर्यन काल आया ना, इसी में सातवाहन के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। फिर क्या आया? हाँ, गुप्ता। गुप्ता एज और पोस्ट गुप्ता एज। इन सभी कालखंडों का अध्ययन करते हुए प्रत्येक कालखंड में महिलाओं की स्थिति की चर्चा की जाएगी और जब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे तब हमें पता चलेगा एग्जैक्ट कि प्राचीन काल में कौन से काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और कौन से काल में महिलाओं की स्थिति पिछले काल की तुलना में कम हुई। ठीक है, शुरू करें। तो ये बताओ, ये काल, इस काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई हमें? देखो, हाँ नहीं, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री कहाँ है, इसके बारे में इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, तो जब लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है तो इसका जो भी अध्ययन हमारे पास है वो अनुमान के आधार पर
और जब हम अनुमान लगाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये अनुमान के तहत पाया जाएगा कि महिलाओं की स्थिति एक्सीलेंट थी। कैसी थी? बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब हमने अध्ययन किया तो देखा कि यहाँ के लोग क्या युद्ध में शामिल हो रहे हैं? घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले ना, सिर्फ सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी घोड़े नहीं है तो यानी यहाँ के लोग युद्ध नहीं कर रहे होंगे। यानी ये कैसे हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीस लवर हैं कि नहीं है? यानी जो भी मनुष्य है यहाँ पर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसमें शामिल है? व्यापार। युद्ध नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। एक साक्ष्य तो ये मिल रहा है कि यहाँ पर पुरुष युद्ध नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब माहौल कैसा है? शांतिपूर्ण है। यानी माहौल कैसा है? व्यापार में लगे लोग हैं। इसके बाद हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी तो यहाँ पर हम किसकी पूजा कर रहे हैं? मातृ देवी की, मदर ऑफ गॉडेस की पूजा। यानी हमने पूजा के तहत किसको चुना? देवता को कि देवी को? यानी यहाँ पर स्थिति कैसी हुई महिलाओं की? अनुमान के आधार पर यह देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति उन्नत दशा में थी। ठीक है। अगला काल कौन सा है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक? 1500 BC से 1000 BC। जब हम इस काल का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ की जो व्यवस्था है किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? पशुपालन पर। यानी यहाँ का समाज कबीलाई है, हाँ या ना? यानी यहाँ के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का विचरण कर रहे हैं। एक जगह खेती की, खेती करके जो उत्पादन किया खाया, फिर अगली जगह गए, अगली जगह खेती की, उत्पादन किया खाया, फिर अगली जगह गए, खेती की, उत्पादन किया खाया। यानी कबीलाई समाज है। जब कबीलाई समाज है तो यहाँ पर संपत्ति की अवधारणा होगी कि नहीं होगी? जैसे ही ये हमने देखा कि यहाँ पर संपत्ति की अवधारणा नहीं है, क्या नहीं है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर संपत्ति की अवधारणा नहीं है। ऐसे में यहाँ का समाज समतामूलक समाज होगा कि नहीं? समानता स्थापित होगी। समानता किस पर? चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चाहे पुरुष और महिला, इन्हीं दोनों स्तर पर समानता स्थापित है। मेरी बात समझ आए? समानता कहाँ पर? परिवार में भी समानता और समाज में भी समानता। समाज में समानता मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और परिवार की समानता चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो। संपत्ति की अवधारणा ना होने के कारण यहाँ का समाज कैसा है? समतामूलक। और समानता किसी भी समाज में अगर स्थापित होगी तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। और अपने तर्कों को दो। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति को और अच्छा दिखाने के लिए क्या करोगे? तो जैसे यहाँ के पुत्रों को उपनयन संस्कार करना था, उसी तरह से महिलाओं को भी, पुत्रियों को भी उपनयन संस्कार की स्वीकृति प्रदान की गई। उपनयन संस्कार क्या है? यानी शिक्षा शुरू करने से पहले एक संस्कार किया जाता था। वो सिर्फ लड़के नहीं करेंगे बल्कि लड़कियां भी करेंगी और शिक्षा प्राप्त करेंगी। तो पुरुष क्या और क्या महिला क्या, है ना? जैसे ही शिक्षा प्राप्त करेंगी। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो दो शब्दों का उल्लेख हुआ, पहला जो शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियां उनको क्या कहा गया है? सधोवधु और ब्रह्मवादिनी। सधोवधु वो महिलाएं थीं जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन जिएंगी, और ब्रह्मवादिनी आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में लगी रहेंगी और गुरु से शिक्षा प्राप्त। क्या यहाँ पर तुम्हें महिलाओं की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही कि नहीं दिख रही? उसके बाद भी क्या कहा गया? एक जयदस्तम नामक शब्द की चर्चा की गई। जयदस्तम शब्द क्या होता है? स्त्री ही घर है। मतलब एक घर
की कल्पना बिना स्त्री के संभव नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ऋग वैदिक काल के साहित्यों ने महिलाओं की स्थिति को बराबर या ऊपर रखने का प्रयास किया। ठीक, यानी यहाँ की स्थिति कैसी है महिलाओं की? हाँ या ना? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम, ऋग वैदिक काल में भी उत्तम। अब कहाँ आएंगे हम लोग? लेटर वैदिक काल। लेटर वैदिक काल ऋग वैदिक काल का एक ट्रांजिशन फेस है। कैसा फेज है? ट्रांजिशन। मतलब ये संक्रमण काल किस वजह से उत्पन्न हुआ? क्यों हुआ? पशुपालन से कृषि समाज क्यों बना? लोहे की खोज। बिल्कुल गुड। ट्रांजिशन फेज के कारण यहाँ के पहली बार लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ और 600 बीसी तक आते आते लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा। इस लोहे के व्यापक प्रयोग ने क्या किया? कृषि की उन्नत दशा को स्थापित कर दिया। अब लेटर वैदिक काल के लोग पशुपालन से चेंज होकर कहाँ आ गए? कृषि में। यानी कृषि अधिशेष हो गया। कृषि अधिशेष का मतलब आपका पेट भरा है। जब कृषि अधिशेष होगा तो कृषि में लगे हुए अतिरिक्त लोग कहाँ चले जाएंगे? उद्योग या शिल्प में। उद्योग और शिल्प का विकास होगा तो व्यापार का विकास होगा और धीरे धीरे व्यापार के विकास ने नगरीकरण को स्थापित करने का काम किया। यहाँ पे ग्रामीण, यहाँ पे ग्रामीण, यहाँ पर ट्रांजिशन फेज, और ट्रांजिशन फेज से हम कहाँ गए? महाजन पद के लिए। यानी यहाँ से दूसरी नगरीकरण शुरू हो गया। पहला नगरीकरण और दूसरा नगरीकरण। यानी लेटर वैदिक काल के बाद लोहे के व्यापक प्रयोग ने नगरीकरण को प्रोत्साहित कर दिया कि नहीं कर दिया? अब जब नगरीकरण होगा, जब पशुपालन से कृषि की ओर हम आ जाएंगे, यानी कृषि में अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर लेंगे, व्यापार वाणिज्य की उन्नत दशा हो जाएगी, उद्योग शिल्प अच्छी दशा में आ चुके होंगे। अब यहाँ पर संपत्ति की अवधारणा का विकास कहाँ पर? यानी लेटर वैदिक काल आते आते अब एक ये जो अवधारणा है संपत्ति की, यहाँ पे संपत्ति की अवधारणा दिखाई देने लगेगी। चाहे उद्योग हो, चाहे शिल्प हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कृषि हो, इन सब में घर का मुखिया कौन काम करेगा? पुरुष या महिला? पुरुष। और जैसे ही कामकाजी काम में, यानी जिससे संपत्ति के स्रोत का अर्जन हो रहा है, पुरुष के हाथों में आ जाएगा। अब यहाँ से संपत्ति आ जाएगी और जैसे ही संपत्ति का संकेंद्रण पुरुषों के हाथ में होगा, समझते रहना क्या होगा? संपत्ति का संकेंद्रण किसके हाथों में? पुरुष में, या एक वर्चस्वशाली लोगों के हाथों में हो जाएगा। तो समानता स्थापित रहेगी यहाँ पे। यानी लेटर वैदिक काल आते आते हम समाज में भी असमानता देखेंगे और परिवार में भी असमानता देखेंगे। देखिए, और जैसे ही असमानता स्थापित होगी, महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से गिरावट दिखाई देने लगेगी। आगे बात समझे? तुम्हें पता है एक मैत्राणी उपनिषद है, उसमें ये कहा जा रहा है कि महिला मतलब पुत्री का जन्म सबसे बड़ा दुख है, या ये पुत्री का जन्म ही सारे दुखों का कारण है। ये क्यों कहा जा रहा है सारे दुखों का कारण? दिमाग लगाओ। पुत्री के जन्म को धर्म से जोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? दिमाग लगाओ। हाँ, अच्छा, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं पुरुष सूक्त क्या है? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? 10वें सूक्त में। तो 10वें सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के हाथों से, वैश्य का जन्म ब्रह्मा की जांघों से, और शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैरों से। ये ऐसी जो संकल्पना स्थापित क्यों की जा रही है? इसको धर्म से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि लोग डरने लगे। हाँ, क्योंकि धर्म में जो लिखी बातें हैं उसके लिए कोई रिटेलिएट ना करे। अगर ये साहित्यिक धर्मनिरपेक्ष साहित्य होता तो कोई लिखता तो क्या शूद्र इसको मान लेते? लेकिन जैसे ही इसको धर्म से जोड़ा गया, अरे नहीं नहीं, ऋग्वेद में लिखा है, 10वें सूक्त में लिखा है, शूद्र का जन्म पैरों से हुआ, ये तीनों
वर्गों की सेवा ही करेगा। जैसे ही ये बात स्थापित की धर्म के माध्यम से, लोग डरने लगे और ब्राह्मणों की वर्चस्वशाली स्थिति को चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि मामला किससे जुड़ गया? धर्म से। सब सब डरे हुए हैं, यार अगर ऐसा करेंगे तो ब्रह्मा घुस आ जाएंगे, अगर शूद्र काम करने से मना करेगा तो अगले जन्म में सूअर पैदा होंगे, कुत्ते पैदा होंगे। ऐसे में डर स्थापित कर किया गया। ठीक वही डर देखो क्या किया जा रहा है परिवार में। क्या कहा गया? मैत्रेयी उपनिषद क्या कह रहा है? पुत्र ही सभी दुखों का कारण है। ये बात स्थापित क्यों की जा रही है? ताकि लड़कियां किसी भी अधिकार की मांग ना करे, वो जीवन भर पुरुष के अंडर में ही, जीवन भर पुरुष के अंडर में ही रहे। मेरी बात समझ रहे हो? ये स्थिति और आगे काल में यहाँ पर, सॉरी इसके बाद यहाँ पर बहुत बुरी होने वाली है। सातवाहन काल में दक्षिण भारत में सातवाहन है और उत्तर भारत में कुछ और साम्राज्य हैं। वहाँ पे मनुस्मृति लिखी जा रही है, जो विधि की पहली बुक है। ठीक है, इस मनुस्मृति में कहा जाएगा कि वैसे तो पुत्री का जन्म ही बहुत बड़ा अपशकुन है, लेकिन अगर पुत्री हो गई तो पुत्री के पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा जाएगा इस काल में। अभी बताएंगे कैसे। यहाँ तक समझाया लेटर वैदिक काल। लेटर वैदिक काल आते आते जैसे ही संपत्ति की संकल्पना स्थापित हुई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। और सारे ब्राह्मण उपनिषद किस बात की ओर संकेत करेंगे? कि महिलाओं की स्थिति को कम करने के लिए सारी चीजें धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे क्या बात की अभी हमने? मैत्रेयी उपनिषद में क्या कहा है? कि पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है। एक और उपनिषद है वृद्धरण्य उपनिषद। इसमें कहा जा रहा है कि मैं अबला हूं, सॉरी मुझे कोई अबला ना समझे, मैं सबला हूं और मैंने कई वीर पुत्रों को जन्म दिया है। एक लाइन समझना, क्या कहा जा रहा है? मैं अबला नहीं हूं, मैं सबला हूं, मैं वीर पुत्रों की जननी हूं। इस वाक्य को पढ़ो, क्या चीजें पता चल रही हैं? ध्यान से पढ़ना। इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है? क्या दिखाया जा रहा है महिलाओं को? ये महिला क्यों कह रही है कि मुझे कोई अबला मत समझो, मैं सबला हूं, मैं वीर पुत्रों की जननी हूं? इसमें विरोधाभास है। इस लाइन का मतलब है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। है ना? अपलिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपलिफ्ट कभी किसी चीज को कब करोगे? जब वो गिरी होगी। यानी उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उसको पुनः स्थापित करने के लिए ये लाइन किसी महिला द्वारा कही जा रही है। यानी उसको दिख रहा है, जो ये लाइन बोल रही है उसको दिख रहा है कि महिलाओं की स्थिति में निरंतर परिवर्तन हुआ है। अब मुझे अबला मत समझो, मैं सबला हूं, मैं वीर पुत्रों की जननी हूं। मतलब वर्थलेस, बिल्कुल पावर नहीं है। अबला, आ बला, जिसमें बल नहीं है। मैं अबला नहीं हूं, मैं सबला हूं, सबला, है ना? यानी कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में निरंतर घटोत्तरी दिखाई दी और पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। वापस आ जाओ, यहां तक समझ गए? अब महाभारत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या क्या चर्चा हुई है थोड़ा देखो। महाभारत काल में दिमाग लगाओ, कहाँ महाभारत? महाभारत क्या? महाभारत का युद्ध। महाभारत में कौन है? पांडव हैं, कौरव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और द्रौपदी का जन्म हो रहा है। ये सब चीजें आ रही दिमाग में। अब बताओ, जब द्रौपदी का जन्म हुआ तो महाराज ध्रुपद खुश थे कि दुखी थे? है? बहुत दुखी थे, रो रो के उनका हाल बेहाल था। क्यों? क्योंकि वो इच्छा किसकी कर रहे थे? पुत्र की। और हुई क्या? पुत्री। फिर श्री कृष्ण ने समझाया कि नहीं, ये पुत्री आने वाले समय में आपको बहुत धन यश सब कुछ कमा के देगी। यानी पुत्री का होना ही
दुख का कारण दिखाई देने लगा। महाभारत का युद्ध, यानी अगर देखो तो महाभारत का युद्ध हुआ किस कारण? एक तरफ पुत्री बुरी है, उसके जन्म होने पर लोग रो रहे हैं, दूसरी तरफ महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? ऐसे खड़े हो, हाँ भगवान ये कौन सी बात हो रही है, ना महाभारत देखे हो ना रामायण देखे हो। द्रौपदी के लिए हुआ था ना, यानी उस द्रौपदी की जो बेइज्जती हुई थी, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए पांडवों ने कौरवों के खिलाफ हथियार उठाए। तो एक तरफ पुत्री के जन्म में दुख दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ मतलब उसके सम्मान के लिए इतना महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध भी हो गया। अर्थात महाजनपद या महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति कैसी है? मिक्स्ड है, कहीं अच्छी दिखाई दी और कहीं बुरी दिखाई दी। शिखंडिनी ने जन्म ही इसलिए लिया था कि ताकि वो भीष्म पितामह की हत्या कर दे, तो शिखंडिनी को युद्ध में भी शामिल होता हुआ दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया? इसके पहले क्या कोई महिला युद्ध में शामिल हो रही है? यहाँ पहले बार ऐसा हुआ कि कुछ महिलाएं भी युद्ध में शामिल होती दिखाई दी। आ गई बात समझ? शिखंडिनी कौन है? तो ना तुम्हें पौराणिक चीजें पता है ना ही सिलेबस की चीजें पता है। द्रौपदी की बड़ी बहन थी ना शिखंडिनी, आधी पुरुष आधी नारी। छोड़ो, महाभारत में कैसी है स्थितियों, महिलाओं की स्थिति मिक्स्ड है, कुछ जगह अच्छी दिखाई गई, कुछ जगह बुरी दिखाई गई। इसी महाभारत में महिलाओं के लिए क्या कहा जा रहा है कि सुरा और पासा है। सुरा और पासा, सुरा क्या होता है? सुरा मतलब दारू, पासा मतलब जुआ। यानी महिलाएं क्या है? सुरा और पासा, यानी महिलाएं एक वस्तु की तरह स्थापित हो रही हैं। क्या महिलाएं वस्तु हैं? तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति मिक्स्ड है, कुछ जगह अच्छी दिखाई देगी, कुछ जगह बुरी। बौद्ध धर्म आ जाओ, बौद्ध धर्म ने महिलाओं के बारे में क्या कहा? एक तरफ महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं कि यदि बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश हो गया तो मेरा धर्म जो 1000 साल चलता था वो 500 साल भी नहीं चलेगा। यानी महिलाओं के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दूसरी तरफ तुम याद करो महात्मा बुद्ध ने जब सुजाता के हाथों से खीर खाई, याद आया? जैसे ही सुजाता के हाथों से खीर खाई उनके मन में चेतना जागी, पिछले कई दिनों से वो भूखे थे, खाया, एनर्जी आई। एनर्जी आते उनके मन में आया कि मोक्ष की प्राप्ति इतने कठिन मार्ग से नहीं हो सकती, बल्कि मध्यम मार्ग मोक्ष प्राप्ति का साधन है। क्या है? अगर कहा जाए तो सुजाता ही वो महिला थी जिसने बुद्ध को मध्यम मार्ग की राह दिखाई। वो तपस्या कर रहे थे, किसके साथ? 5 ब्राह्मणों के साथ। कहां पर? उर्वेला। वहां 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या, घोर तपस्या चल रही है, शरीर जर्जर हो गया है, शरीर में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। इतनी कठिन तपस्या के बाद भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सुजाता वहीं से निकल रही थी। उन्होंने देखा एक ऐसा लड़का जो पूरी तरह से मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, स्थिति बहुत खराब है। घर गई, खीर लेके आई, खीर खिलाया, और खीर खिलाते ही इनको फिर से चेतना जागी और मन में क्या आया कि अगर कठिन तपस्या से ही मोक्ष प्राप्त होता होता तो हो चुका होता, मैंने अब क्या करना है इन्हें? मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाने का काम किसने किया? ये लिख रहे हैं महात्मा बुद्ध। तो सुजाता को एक तरफ अच्छी स्थिति में दिखाया गया और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बुद्ध क्या कह रहे हैं कि बौद्ध संघ में जैसे ही महिलाओं का प्रवेश हो गया, जो मेरा बौद्ध धर्म 1000 साल चलता था वो 500 साल भी नहीं चलेगा। यानी बौद्ध धर्म में भी महिलाओं की स्थिति कैसी है? मिक्स्ड। हाँ या ना? जैन धर्म में, जैन धर्म में महिलाओं की स्थिति कैसी है? मिक्स्ड। यहाँ पर जैन धर्म में मतलब वैश्यावृत्ति की भी चर्चा की गई। पाटलिपुत्र में 2 महिलाएं हैं जिनका नाम कोशा और उपकोशा। जैन धर्म इनके बारे में चर्चा कर रहा है। यानी पाटलिपुत्र में ये कौन है? 2 वैश्याएं हैं, बहनें हैं, और क्या चला रही हैं? वैश्यालय। यानी अपने जीविका उपार्जन के लिए महिलाएं कौन सा धंधा इस्तेमाल कर रही हैं? वैश्यावृत्ति। यानी महिलाओं को जीविकोपार्जन करने के लिए वैश्यावृत्ति अपनाने की स्वीकृति जैन धर्म दे रहा है।
स्थिति कैसी होगी? अच्छी होगी। अपना पेट पालने के लिए क्या दिक्कत है? गणिकाध्यक्ष, मौर्य काल में गणिकाध्यक्ष कौन है? वैश्यावृत्ति के संचालक है ना। क्यों है? मौर्य साम्राज्य क्यों स्थिति ऐसे कर रहा है? प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन महिलाओं के जीवन चलाने के लिए जरूरी है कि बेकार चीज है ये? है? बेकार कैसे? अच्छी कैसे? हाँ, जिनको रोटी नहीं मिल रही, रोटी के साधन बन गया। अगर मर्जी से वैश्यावृत्ति कोई अपना रहा है तो आप रोक सकते हैं क्या? उनको जीविकोपार्जन, उनकी सुरक्षा के लिए एक गणिकाध्यक्ष नामक अधिकारी भी रखा जा रहा है। इतना ही बुरा होता तो अशोक पागल थोड़ी ना था, चंद्रगुप्त मौर्य पागल थोड़ी ना था कि नहीं था? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाओगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट, मौर्य काल के बाद यानी सॉरी हाँ, महाजनपद काल या महाभारत काल या बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इस पूरे काल में महिलाओं की स्थिति मिक्स्ड है। नेक्स्ट, मौर्य काल। ज्यादा हो गया क्या? मौर्य काल का टाइम पीरियड 323 से 184। महिलाओं की बात करें तो दिमाग लगाओ, महिलाओं की स्थिति कैसी है यहाँ पर? पहला, 26 और 27 तीर्थ हैं अर्थशास्त्र में, है कि नहीं? 27 अध्यक्ष में एक अध्यक्ष किसको समर्पित है? गणिकाओं को, यानी और जिसका नाम गणिका अध्यक्ष है कि नहीं? इसका काम क्या है? वैश्यालय का संचालन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपभोग करने के बाद पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इनकी सुरक्षा सही से हो रही कि नहीं हो रही है? क्या वैश्यालय में मार पिटाई तो नहीं हो रही है? यानी सुरक्षा का पूरा ध्यान, राजस्व प्राप्ति का पूरा ध्यान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? गणिका अध्यक्ष, है ना? यानी वैश्यालय वृत्ति को एक संरक्षण प्रदान किया गया। क्यों किया गया? महिलाओं की स्थिति अच्छी है। उपनयन संस्कार कब स्टार्ट हुआ? महिलाएं कब कर सकती थी, किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। यानी ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार हो रहा था। किनका किनका हो रहा था? महिलाओं का। उत्तर वैदिक काल में ये संस्कार इनसे छीन लिया गया। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। फिर से ये दोबारा चालू कब किया गया? मौर्य काल में। यानी उपनयन संस्कार दूसरी बार कब स्टार्ट हुआ? मौर्य काल में। अब महिलाओं को शिक्षा फिर से दी जाने लगेगी, चाहे वो बौद्ध धर्म की शिक्षा हो, चाहे ब्राह्मण धर्म की हो, चाहे जैन धर्म की हो। तो अशोक की जो लड़की है, क्या नाम है उसका? अशोक की लड़की के नाम, कितनी लड़कियां हैं अशोक की? 2 हैं। कौन कौन सी? एक संघमित्रा और चारु। संघमित्रा को अशोक कहां भेज रहा है? श्रीलंका। यानी अब पुरुष के बराबर महिलाओं की स्थिति भी दिखाई देने लगी। नहीं समझे? यानी मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति फिर से क्या हो गई? एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि मौर्य काल में अर्थशास्त्र, कौटिल्य, क्या कौटिल्य की किताब का नाम? अर्थशास्त्र में कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा में महिला बॉडीगार्ड भी हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के आगे पीछे कौन थी, पुरुष या महिला? क्यों होंगी? महिलाओं की स्थिति अगर खराब होती तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास रहती? वो बॉडीगार्ड के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा कर रही है। यानी ठीक है, फिर से देखो, स्थिति मजबूत होने के बाद भी अर्थशास्त्र में कुछ चीजों का उल्लेख है। यानी अगर पूछा जाए, पर्दा प्रथा है भारत में, पर्दा प्रथा इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? तो तुम देखना, अर्थशास्त्र में चाणक्य
दो शब्दों का यूज कर रहे हैं। पहला असूर्यपस्या, ये क्या है? एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में कभी भी सूर्य ना देखा। तो सूर्य कब नहीं देखेगी? या तो घर से निकले ना, और या जब निकले तो हमेशा आंखों में पर्दा हो। नहीं समझे? ये चाणक्य ने जैसे ही असूर्यपस्या का यूज किया, समझ में आया कि मौर्य काल में पर्दा प्रथा विद्यमान थी। तो स्थिति एक्सीलेंट होने के बावजूद भी समाज के कुछ वर्गों में महिलाओं को दोयम दर्जा का प्रदान किया गया। नहीं समझे? चाणक्य एक और शब्द यूज कर रहा है, असूर्यपस्या और अनिष्कासनी। इसका क्या मतलब है? अनिष्कासनी, ऐसी महिला जो कभी भी घर से बाहर ना निकली हो। इन दोनों का संदर्भ किससे निकालोगे? घर से बाहर निकलोगे नहीं, यानी लड़की हमेशा पर्दे के पीछे रहेगी, लड़की बाहर नहीं निकलेगी, लड़की कभी सूर्य नहीं देखेगी। बंदिशें दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ या ना? नहीं दिख रही? तो बंदिशें मौर्य काल में पर्दा प्रथा के रूप में स्थापित थी। एक तरफ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, महेंद्र और संघमित्रा लड़की है लेकिन श्रीलंका जा रही है। उपनयन संस्कार जो बंद हो गया था फिर से दोबारा चालू कर दिया गया, यानी महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार था। लेकिन वहीं पर कुछ वर्ग महिलाओं को बंदिश में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? आप आंसर लिखते समय अगर ये सब शब्द नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आ जाओ, मौर्य काल में क्या दिखा? मौर्य काल में स्थिति ठीक है, ठीक है। पोस्ट मौर्य में पोस्ट मौर्य काल यानी ये काल सातवाहन वंश का है। कई सारे काल होंगे, शुंग वंश होगा, ये आने वाला टाइम पढ़ाएंगे अभी। शुंग वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, इक्ष्वाकु वंश, ये कई सारे काल थे, ठीक है, कई सारे वंश थे। इस वंश में सातवाहन वंश की जब चर्चा करेंगे हम तो इन्हें आंध्र सातवाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी इनका जो साम्राज्य था आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके में, यानी आंध्र सातवाहनों के काल में महिलाओं की स्थिति अपनी उन्नत दशा को प्राप्त कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये साम्राज्य मात्र सत्तात्मक साम्राज्य है। इनके राजाओं के नाम के आगे इनकी माताओं का नाम का जिक्र किया गया है। जैसे सातकर्णी एक राजा है और इनको लिखा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी इनकी माँ और सातकर्णी इनका बेटा। यानी लड़के के आगे माता का नाम लगाने का जो प्रचलन है वो कहाँ है? सातवाहन काल में। क्यों है? यानी कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को फिर से पुनः उठाने का प्रयास किया जा रहा है। एक है, क्या नाम था, एक पुलवामी करके है, नाम क्या है इनका, उनकी माँ का नाम अभी याद नहीं आ रहा। जो भी है, सातवाहन काल में शासकों के नाम के आगे उनकी माँ का नाम लगाने का प्रचलन था। क्यों? क्योंकि महिलाओं की स्थिति को सही करने का प्रयास किया जा रहा है। आया ना? लेकिन उत्तर भारत में जो राजवंश हैं वो मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं। मनुस्मृति यानी मनु कौन है? पहले भारत के पहले विधिवेत्ता। इन्होंने भारत का पहला विधि मंत्र लिखा जिसका नाम मनुस्मृति। मनुस्मृति महिलाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? महिलाओं की। क्या बता रहा है कि या तो पहली बात तो अगर पुत्री का जन्म हो रहा है तो सबसे बड़ा अपशकुन है। अगर हो भी गया तो उसको अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन को उसने 4 भागों में बांटा। यानी पहला है उसके जन्म से लेकर उसकी शादी तक। अगर पुत्री हो गई तो पुत्री का जन्म से लेकर उसकी शादी तक पुत्री पर पूरी तरह से अधिकार किसका? उसके पिता का। यानी वो लड़की अपने पिता की मर्जी से कुछ भी
नहीं कर सकती। शादी के बाद पहला काल। दूसरा, यदि उसकी मैरिज हो गई, किससे होगी? उसके हस्बैंड से। तो शादी के बाद और पति की मृत्यु तक उस पर किसका अधिकार? उसके पति का। समझ लो, यदि शादी हुई और पति मर गया, क्या हो गया? पति मर गया। पति मर गया तो पुत्र अगर है तो उसके जीवन के अंतिम दिनों तक, यदि जब तक माँ है और उसका पुत्र है, माँ अपने पुत्र की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेगी। यानी किसके अंडर हो गई? मान लो पति मर गया, पुत्र भी मर गया, तब भी वो महिला स्वतंत्र नहीं है, उसके पोते के अंडर रहेगी हमेशा, ग्रैंडसन। कब तक? जब तक वो अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर ले रही। यानी महिला एक पल के लिए भी किसी के संरक्षण से आजाद नहीं हो सकती। बंदिशें कितनी भयानक लागू हो गई, चल रही है। क्यों जोड़ा? जोड़ने का प्रयास इसीलिए किया जा रहा है। आज तक भी, आज भी जो पुरुषवादी सोच के लोग हैं वो यही फॉलो करते हैं। कैसे निकल रही हो बाहर? क्यों जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अब तो लड़का भी पूछेगा, लड़का भी नहीं तो उसका पोता। क्या महिलाओं के अस्मिता की कोई गारंटी दे रहा है यहाँ पर? क्या उनकी कोई लिबर्टी नहीं है? क्या फ्रीडम नहीं है? तो ये सब चीज़ें बुरी से बुरी होती चली गई। ठीक है, गुप्त काल में फिर से थोड़ी स्थिति सुधरी, लेकिन अगर देखा जाए, कहाँ गया? यानी गुप्त काल में थोड़ा सा स्थिति फिर से मिक्स हुई, और गुप्तोत्तर काल आते आते, कौन सा काल? यहां पर फ्यूडलिज्म शुरू हो गया, यानी सामंतवाद। सामंतवाद मतलब जमीन का मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के हाथों में। सामंत, यहीं से निकलेंगे जमींदार। और सामंत होते कौन है? पुरुष या महिला? पुरुष। अब यहां से, यानी पोस्ट गुप्ता से, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। पर्दा प्रथा होगा, सती प्रथा अपने चरम पर होगी, बाल विवाह हो जाएंगे, विधवा पुनर्विवाह खत्म हो चुका होगा, उत्तराधिकार में महिलाओं की स्थिति खत्म हो चुकी होगी, शामिल नहीं होंगी। उत्तराधिकार के अलावा उनका स्वयं पर भी अधिकार नहीं होगा। समझ में आया? सती प्रथा का पहला उल्लेख अगर पूछे साहित्यिक, तो साहित्यिक उल्लेख कब कहाँ मिला? महाभारत में। तुम्हें पता है पांडव किसके पुत्र थे? पांडव किसके पुत्र थे? हैं? पांडव के पापा का नाम पांडु और इनकी पत्नी माद्री। जब पांडु की मृत्यु हुई तो माद्री ने सती प्रथा स्वीकार कर ली। लेकिन महाभारत में सती प्रथा परंपरा नहीं है, मतलब कन्वेंशन नहीं कि पति के मरने पर पत्नी मरेगी मरेगी। जिसको चाहो, जिसकी इच्छा हो वो कर सकती है, जिसकी इच्छा हो वो नहीं कर सकती। अगर परंपरा होती तो धृतराष्ट्र भी मरे ना, धृतराष्ट्र मरे, लेकिन कुंती ने सती प्रथा नहीं एक्सेप्ट की। तो महाभारत में साहित्यिक स्रोत मिल रहा है, साहित्यिक साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन सती प्रथा अपने चरम पर नहीं है। ठीक है। और अगर पूछा जाए इसका अभिलेखी स्रोत, पहली बार इसका अभिलेखी स्रोत कब मिला, तो तुम बताना भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी। यानी यहां आते आते पूरी तरह से सती प्रथा अपने चरम पर आ गई और इसका साहित्यिक और अभिलेखी साक्ष्य भी प्राप्त हो गया। मेरी बात समझे? महाभारत में सती प्रथा है लेकिन कन्वेंशन नहीं है, जिसको चाहो वो कर सकती है, जिसको ना चाहे
वो नहीं कर सकती। लेकिन इस समय आते आते सती प्रथा अनिवार्य हो गई। पति मरेगा तो पत्नी को विधवा पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है, उसको क्या होगा, उसकी चिता पे जला दिया जाएगा। तो ये है धीरे धीरे जो स्थिति हुई है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो चरम पर थी, उसके उत्तर वैदिक काल आते आते दैनी होने लगी, और दैनी की अंतिम पराकाष्ठा कहाँ पर दिखाई दी हमको, पोस्ट गुप्ताज में। और पोस्ट गुप्ताज में महिलाओं की न्यून स्थिति होने का कारण भारत में सामंतवाद की स्थापना। ये सामंतवाद क्या है, ये बात की बात है, आगे बात समझे। तो ये मेंस का टॉपिक है, इसको तुम इंडियन सोसाइटी से भी जोड़ सकते हो। और इंडियन सोसाइटी में अगर जोड़ के क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक। अभी हमने इस टॉपिक में क्या चर्चा की, सिर्फ प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। फिर कभी टाइम मिला तो आधुनिक काल में जो महिलाओं की स्थिति उसकी भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।